नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले त्याग की बात कर लें। एक ट्वीट देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बंगाल की इलेक्शन रैली कैंसिल कर दी और मेरी याद में, मेरी जानकारी में जितना मैंने पढ़ा, इतना बड़ा त्याग किसी नेता ने नहीं किया था। मतलब पार्टी की इज्जत दांव पे है, बंगाल में इलेक्शन दांव पे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने कहा नहीं, अभी हम कोविड की मीटिंग करेंगे। जो इलेक्शन रैली जो 4 करनी थी उनको, वो वर्चुअल करेंगे। मतलब इतना बड़ा त्याग तो मैंने नहीं देखा है। तो एक बहुत बड़े त्याग की उन्होंने परंपरा डाली, एक स्वस्थ बात की। अब जरा हम थोड़ी बात कर लें, क्योंकि मैं अपने हर एक शो में सबसे पहले कोविड और कोरोना की स्थिति आपसे रूबरू करता हूं, लेकिन आज उससे भी बड़ा था कि मोदी जी का त्याग, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले कर दिया। आज की तारीख में जो दुनिया में कुल 14 करोड़ 53 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 14 करोड़ 53 लाख। अप्रैल 22 को 8,85,000 लोग, 8,85,000 दुनिया में हुए संक्रमित, जो अभी तक की हाईएस्ट फिगर है। जो बीच में था ना कि थोड़ा दुनिया में कम हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में हम लोग, और ये वर्ल्डोमीटर पे आप चले जाइए, ये वहीं से मैं फिगर लेता हूँ। अप्रैल 22 को दुनिया में डेथ भी 13,523 हुई। अभी तक कुल डेथ पूरी दुनिया में 30,86,000, 30,86,000। अब एक फिगर और इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्टिव केसेस 1 करोड़ 86 लाख। अब मोटे तौर पे अगर इसको 14,53,000 से कम कर दीजिए 1,56,000 को, तो एक 12 लाख करीब 75,000 लोग ठीक होके गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि आप कितने लोग रिकवर हुए नहीं बताए। खैर, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की आपदा में जैसे जब स्पेनिश फ्लू आया था या जब बंगाल में अकाल पड़ा था, कितने लोग मरे हैं, जब पार्टीशन हुआ था तो कितने लोग मरे हैं ये रहता है, कितने लोग रहे बचे ये जनरली नहीं कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, तो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। अभी एक्टिव केसेस 1 करोड़ 86 लाख दुनिया में हैं। उसमें यूएस में 68.48 लाख, ब्राज़ील में 11.14 लाख, फ्रांस में 10.63 लाख। ये 3 देश मिला के 90 लाख लोग करीब संक्रमित हैं। वर्ल्डोमीटर में 221 देश के वो डेटा देता है। इन 3 देशों को निकाल दें तो 218 देशों में कुल 96 लाख लोग संक्रमित हैं, और उसमें से हिंदुस्तान में 24.28 लाख। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश, और अगर इन 3 देशों को निकाल दें तो करीब करीब 25% 218 देशों में केवल हमारे यहाँ लोग संक्रमित हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 1 करोड़ 62 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, और उसमें से अगर एक्टिव केसेस आप देख लें तो 24,28,000। तो मोटे तौर पे एक बहुत मोटा अंदाज 1 करोड़ 38 लाख लोग ठीक होकर जा चुके हैं। लोगों का कहना ना कि पॉजिटिव बातें करिए, तो भाई 1 करोड़ ये जा चुके हैं। लेकिन अप्रैल 22 को, मतलब कल, 3,32,503 लोग एक दिन में संक्रमित हुए, जो इंडिया का ऑल टाइम हाई है, जो दुनिया का एक दिन का ऑल टाइम हाई है किसी भी देश का, और इस समय भी ऑल टाइम हाई है। मतलब दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इस समय हमारे यहाँ एक दिन में हो रहे हैं। डेथ भी हमारे यहाँ कल 2256, 2,256 लोगों की मृत्यु कल हुई है। दुनिया में कुल 13,523 लोग हुए हैं। टोटल डेथ अभी तक हमारे यहाँ 1,86,000 हो गई है। अब एक चीज़ और लोग कहते हैं, और बहुत से लोगों का, जो मेरे दोस्त मित्र हैं जिनको लगता है कि भाई मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, उनका कहना है कि आप ये देखिए 1,86,000 लोगों की ही मृत्यु हुई अगेंस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 138-40 करोड़। तो वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। और उन्होंने कहा कि आप टोटल पॉपुलेशन की बात किया करिए, तो उसी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से इस समय जो टोटल टेस्ट हुए हैं पर मिलियन 1,97,000 हुए हैं, और उसमें हम दुनिया में 116वें नंबर पे हैं। अब जल्दी से आ जाएं, अपने त्याग की बात को आगे बढ़ा लें, और इसको इसलिए बताएं कि हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं वो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। मोदी जी का ये ट्वीट कल 5:24 को शाम को ये ट्वीट आया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं इतना त्याग करके ये मीटिंग नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन की।
4 मीटिंग उन्होंने जो ऑन साइट जिसको बोलना है वो करना तो कैंसिल कर दी। उसके बाद ट्रोल आर्मी ने पूछना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी क्यों रैली कर रही हैं, ममता बनर्जी क्यों रैली कर रही हैं। हालांकि वो उनको उसी दिन पूछ लेना चाहिए था कि भाई कल ही अमित शाह जी भी 3 रैली कर रहे थे बंगाल में, और उसमें से एक रैली में उन्होंने फिर मास्क को नीचे लगा रखा था। तो वो तो खैर मान लीजिए उनसे तो कोई पूछ नहीं सकता है कि आप क्यों मास्क नीचे लगाएं, पहले मास्क ही नहीं लगाते थे, पब्लिक का बहुत प्रेशर हुआ। लेकिन जो सबसे मैं कहूँगा बेचैन करने वाली चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने 5/24 पे प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है कि वो अब रैली नहीं करेंगे। 8 बजे इलेक्शन कमीशन को भी कहीं से दिव्य ज्ञान होता है और उसने 8 बजे के बाद एक ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब 500 से ज़्यादा की पब्लिक मीटिंग नहीं होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और मतलब इत्यादि इत्यादि वो बात करने लगते हैं। एक तरह से उन्होंने भी पब्लिक मीटिंग बैन कर दी है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से अगर निष्पक्ष होता तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए था। इतने लोग मर रहे थे, कोई कल से तो था नहीं। जब तक प्रधानमंत्री ने अपना नहीं कार्यक्रम कर दिया कि अब मैं नहीं करूंगा, तब तक इलेक्शन कमीशन नहीं नीचे जगह था। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी इलेक्शन कमीशन के इस अनाउंसमेंट के बाद ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके कहा कि मैं सारी मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ और मैं केवल वर्चुअली करूँगी। इसका जो मूल कारण है, जो हमको आपको किसी भी को भी समझ में आता है, एक तो त्याग की भावना। मोदी जी जैसा जो झोला लेके आए थे और कहते हैं झोला लेके चला जाऊंगा, तो त्याग तो सबसे सर्वोपरि बात है ही। लेकिन दूसरा जो मुझे लगता है कि एक जो परसेप्शन बन रहा था बीजेपी और मोदी जी के अगेंस्ट कि ये ऑब्सेस्ड हैं बंगाल इलेक्शन से, और अगर कोई आदमी बहुत शिद्दत से देश की तरक्की का काम कर रहा हो, चाहता हो सब जगह बीजेपी आ जाए, तो ऑब्सेस्ड होना कोई ख़राब बात भी नहीं है। लेकिन इस तरह का एक परसेप्शन बन रहा था जो शायद वोट के टर्म्स में उनका नुकसान करता, तो इसलिए ठीक उन्होंने किया। उन्होंने पार्टी का भी इस तरह से एक तरह से नुकसान को रोका, अपना त्याग भी दिखाया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ की मीटिंग्स वो बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन का सबसे दिलचस्प यह है कि उन्होंने इस कर्व को लगाने का कारण, ये कर्व हम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आर नॉट एडहरिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी नॉर्म्स। आप अमित शाह के बारे में क्या कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर साहब? वो तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सेफ्टी नॉर्म्स और प्रिस्क्राइब्ड कोविड नॉर्म्स। एक भी नोटिस इशू किया आपने इस बात पे उनको? या ये प्रश्न ही गलत है कि अमित शाह साहब से आप कैसे पूछ सकते हैं। खैर, अब इससे बड़ा एक कल कार्यक्रम हुआ, और जो मैं इसको कार्यक्रम इसलिए बोल रहा हूं कि ये भी एक अजीब सी चीज़ हुई। हिंदुस्तान के 6 हाई कोर्ट ने सीधे कॉन्ग्रेस लिया था जो समस्याएं हो रही हैं। उसमें कैलकाटा ने इसी को डांट लगाई थी इलेक्शन कमीशन को कि आप पेंडेमिक का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा है और आप इसमें क्या कर रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुअर हैंडलिंग ऑफ कोविड केसेस का अपने ऑर्डर में बार बार कहा था। सिक्किम और मध्य प्रदेश ने भी इस तरह से कुछ लेके बात कही थी। कल सुमोटो हमारे चीफ जस्टिस साहब के यहाँ एस ए बोबडे साहब, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस आर रविंद्र भट्ट के यहाँ उन्होंने सुमोटो इसको लिया और उस पर कुछ ऑर्डर भी पास किए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक प्रपोजल किया कि भैया जितने हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ये पेंडेमिक रिलेटेड मैटर्स हम सुप्रीम कोर्ट में ही इसको ले लेने की बात कर रहे हैं, और ऐसा क्यों ना किया जाए। हालांकि आर्टिकल 139A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, पर ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा कि हम इसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात करने लगा है। आज जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उसका अभी तक जजमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि लोकल हाई कोर्ट्स लोकल क्राइसिस को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर स्थिति में रहते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा मालूम होती है एंड दे आर बेटर इक्विप्ड। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये हाई कोर्ट से ये अपने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल इमरजेंसी जैसा मामला है और सेंटर फॉर्मुलेट करे कोई एक नेशनल प्लान। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सारी ताकत सेंट्रलाइज करना चाह रहा है,
दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि सब भाई स्टेट अपना अपना देख लो, स्टेट इसमें हो जाओ, वो डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ एक अजीब सी चीज़ है, मतलब जो आपको अच्छा लगे उसको अपने हाथ में, जो खराब लगे उसको दूसरे के उसमें। एक चीज़ और है, देखिए ये बहुत फैक्ट है कि कोविड सेकेंड वेव जो आई है उसको कोविड-19, अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उसको कोविड-21 बोलिए, लेकिन वो जो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है उसको ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई तैयारी नहीं की थी, ये भी फैक्ट है। अब मेन इशू ये है कि आप इसको सेंट्रलाइज वे में हैंडल करना चाहते हैं या डिसेंट्रलाइज वे में, ये एक डिबेट का इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की जगह स्टेट गवर्नमेंट, उससे 3-4 चीजें कही, उसमें कहा है कि हाई कोर्ट की जगह स्टेट गवर्नमेंट ही लॉकडाउन का डिसीजन लें। दूसरा उसने कहा है कि दूसरा ये कहा है कि जो हाई कोर्ट हैं वो जब इस तरह की डायरेक्शन या कर रहे हैं तो दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। फिर वो ये कहे हैं कि इससे डिवीजन ऑफ रिसोर्स होता है। तो ये तो हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ रिसोर्स करिए, अलग अलग करिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जैसे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहाँ कितनी जाएगी, पेंडेमिक एक्ट के हिसाब से, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। मोदी जी उसको चाह रहे हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट वाले अपना देखें। आप कह रहे हैं कि नहीं डिवीजन ऑफ रिसोर्स हो रहा है हाई कोर्ट के इसको करने से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 इश्यूज लिस्ट आउट किए। उन्होंने कहा कि पहला सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन और पावर टू डिक्लेयर लॉकडाउन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों मिस कर गए कि जानबूझ के नहीं किए, आरटीपीसीआर जो टेस्ट वाली बात है उस पर वो बिल्कुल चुप हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने भी कहा है ये, और अब मैं आज बार बार मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, कंटेनिंग। तो आपने जो टेस्ट नहीं हो रहे हैं देश में, बहुत स्लो गति से हो रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल साइलेंट हैं। और सबसे जो ताज्जुब वाला काम किया, मतलब वो तो आप अद्भुत काम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक चीज़ बोली जाती है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का काम ये होता है कि वो कोर्ट को असिस्ट करता है कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी है, ये असली बात है, मैं उन लोगों से बात किया, और कोर्ट को असिस्ट करता है उस निर्णय तक पहुंचने के लिए। उन्होंने लंदन में बैठे हुए हरीश साल्वे जी को, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था और एक तरह से कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि कल वो वेदांता का जो एक प्लांट है जहाँ पे जिसको सरकार ने बंद कर दिया था 2018 में, वो कुछ और बनाता है, वहाँ के ऑक्सीजन प्लांट को खोलने की अनुमति के लिए वो आ रहे थे। वो पेटिशन नंबर 2 लगी हुई थी, पेटिशन नंबर 1 है। उनका इस केस से मतलब नहीं था। वो सीरम इंस्टीट्यूट के वकील होके अपीयर हो रहे हैं। वो लंदन में रहते हैं, लंदन का टाइम और यहाँ का टाइम फ़र्क है। उनको अगर पुराने आप देख लें, जो इसको फॉलो कर रहा था, वो जब बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी कहते हैं नहीं मेरा अब लंच का टाइम है, मुझे शुगर है और मुझे लंच खाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज उनका वेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एमिकस क्यूरी उन्होंने बनाया। मतलब लंदन में बैठा हुआ आदमी लखनऊ, भोपाल, कलकत्ता, मिदनापुर, मालूम नहीं छोटी छोटी जगहों को कैसे मैंने देख के ग्राउंड रियलिटी से असिस्ट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है इसका आंसर। लेकिन टू बी फेयर टू हरीश साल्वे, आज उन्होंने अपने को इससे रिकॉस कर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। ये एक उन्होंने अच्छा काम किया है। अब मैं जल्दी से आपको 2-3 चीज़ें याद दिला दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णय से कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। पिछले साल मई 2020 में इसी तरह से एक सू मोटो केस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था माइग्रेंट लेबर को लेके, और उसने बहुत दिखाया था कि भाई एससी ने कहा था ये क्या है और कैसे आप कर रहे हैं, और उन्होंने इस पे 6 हियरिंग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से एफिडेविट मांगा था कि आप ज़रा ये बताइए कि ये कितना नंबर है, कितने माइग्रेंट लेबर हैं, आपका प्लान क्या है और क्या मैकेनिज्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिससे आप वो करें। उसके बाद ये अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट में है,
सितंबर 2020 के बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था। और उस समय भी ऐसा लगा था कि बेसिकली सेंटर को बचाने के लिए काम किया गया था, जिससे थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। मैं एमिकस क्यूरी वाली एक बात आपको और कहना भूल गया। हरीश साल्वे को करने से एक काम क्या हो जा रहा है इनके लिए आसान, कि तब कोई स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट नहीं करेगी। तब इनके जो जिनको ये चाहते थे हरीश साल्वे, जो लंदन से बैठ के इनको असिस्ट करेंगे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल एक तरह से कम कर दे रहे थे। खैर, मतलब मैं ये आपको जानने के लिए बता दिया। माइग्रेंट लेबर वाले केस में सितंबर 2020 से कोई सुनवाई नहीं हुई है और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज तक रिप्लाई भी फाइल नहीं किया है। तो ये मतलब ये बेसिकली ध्यान हटाने की एक टैक्टिस मुझे लगती है। मैं फिर से याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को जो 3 फार्म लॉ हैं उसको लेके उसने एक बात दिखाया कि नहीं और हम लोग करेंगे और ऐसे कैसे कर सकते हैं, फार्मर्स हैं, और फार्मर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यही चीफ जस्टिस साहब थे और उन्होंने एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई। उसमें कहा कि इसको 2 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। उसमें से एक कमेटी की एक साहब हट गए, 3 मेंबर ही कमेटी रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19 मार्च को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी है। वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, उस पर क्या निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट नहीं बता रहा है। इस बात भी लगता है कि किसान आंदोलन जब बिल्कुल अपना तेजी से चढ़ रहा था, तो उसमें फिर उसको उन्होंने स्टे कर दिया था उस समय 12 जनवरी को। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का एक सुरक्षा कवच की तरह, कि जैसे वो डिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे अगर कोई बाउंसर फेंके तो डक नहीं कर लेना होता है, तो जिससे सरकार को ये मौका मिल जाए, इस तरह का लगता है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी है, वो भी अगर जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस हैं, तो ये भी ऑनरेबल जस्टिस हैं। बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कोविड को लेके अपनी हियरिंग जारी रखी है। उसने कहा हमें इस तरह का कोई डायरेक्टिव पास नहीं मिला है और जब होगा तब देखा जाएगा। मैं चलते चलते अंत में आपको एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। उससे कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत अपफ्रंट नहीं है, बताते नहीं हैं। ये निर्णय आपका है कि मैं इसको कितना सरकार से सवाल पूछता हूँ या नहीं पूछता हूँ, मैं कितना सरकार के पक्ष और कितने विपक्ष में रहता हूँ, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन एक चीज़ जल्दी से, आप एक पेपर कटिंग दिखा रहे हैं जिसमें योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेड की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है मेयो हॉस्पिटल और दूसरा एक और हॉस्पिटल है जिसने लिख दिया है कि भाई 20 मिनट की हमारी ऑक्सीजन बची है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार के जो चिकित्सा विभाग है उसको चिट्ठी लिख दी है कि हम आप और सारे रोगियों से कहा है कि आप अपने जितने बीमार हैं, जितने कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन, आप यहाँ से हटाइए, 20 मिनट की ऑक्सीजन बची है। ये कल क्या कही है और वो नोटिस में लगा रहा हूँ इसको। तो योगी जी ने पहले कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है। तीसरा हालांकि खंडवा का है, यूपी का नहीं है, लेकिन मैं उस सीरीज में लगा दे रहा हूं जहां एक एसडीएम ने नोटिस इशू कर दिया एक पत्रकार को कि आपने ये खबर क्यों छापी कि यहां सब कोई दिक्कत है, यहां तो सब चकाचक है, और 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दीजिए। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लगा दे रहा हूं कि आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि क्या सब ऑक्सीजन अच्छी है, दवाई मिल रही है, बेड मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जैसा हमारे मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं, और आपको भी यही हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। दूसरा, मेयो हॉस्पिटल कैसे ये कहने की हिम्मत कह रहा है कि 20 मिनट का है। हम कई बार आपको ऑक्सीजन के लिए लिखे, लेकिन कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई है, मरीज़ भाई अपने अपने यहाँ से ले जाएं सब लोग। और तीसरा, वो तो ठीक ही है, उसने उत्तर प्रदेश से सीखा है। एसडीएम साहब को हम लोग को डेपुटेशन पे या प्रतिनियुक्ति पे उत्तर प्रदेश ले आना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। जब पत्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि यहाँ सब गड़बड़ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से एक बार, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सेफ रहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, अगर कुछ हो गया तो आप और ईश्वर के बीच में केवल डॉक्टर है जो ईश्वर के रूप में आ रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें।
आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।